नमस्कार दोस्तों, विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं कमलेश कुमार यादव। आज अपन पॉलिटी की चर्चा करेंगे। अपनी क्लासें रेगुलर चल रही है तो देखते हैं आज। इससे पिछले वाली जो क्लास अपन ने 1909 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ा था। अब अपन बात करते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसको मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो देखो, आज का जो अधिनियम है वो है अपना 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम, देखो इसका अन्य नाम मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसको मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। जैसे 1909 वाला पढ़ा था, उसमें अपन ने देखा था मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम। वैसे यहाँ पर क्या था, इस समय जो लॉर्ड मॉन्टेगू था, जो लॉर्ड मॉन्टेगू था, ये तो क्या था, इस समय भारत सचिव हुआ करता था। ये तो इस समय भारत सचिव था। और जो चैम्सफोर्ड था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ये था इस समय वाइसराय। क्या था? वाइसराय। इन दोनों के प्रयास से मॉन्टेगू और चैम्सफोर्ड दोनों के प्रयास से 1919 का भारत शासन अधिनियम क्या किया? बनाया गया। ये तैयार हुआ, ये अधिनियम लाया गया। इसी कारण इस अधिनियम को मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखो बात करते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि ये लागू हुआ ये अधिनियम, देखो 1 अप्रैल 1921 को लागू हुआ था। 1 अप्रैल 1921 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, ये 1 अप्रैल 1921 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट चर्चा करते हैं। अब अपन बात करेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में। तो पहली विशेषता अगर अपन इसकी चर्चा करें कि 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसकी पहली विशेषता क्या थी? तो देखो, बहुत मोस्ट है ये अधिनियम, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पड़ता है 1919 के अधिनियम से। तो इसमें नंबर 1, जो केंद्र और जो प्रांत थे, उन केंद्र और प्रांतों के विषयों का क्या किया गया? बंटवारा किया गया। देखो, पहले केंद्र और प्रांतों के अलग अलग विषय नहीं हुआ करते थे, मतलब इनके कार्य अलग अलग नहीं हुआ करते थे। पूरे केंद्रीय जो विधान परिषद उसके हाथ में ही पूरे कार्य हुआ करते थे। लेकिन अब इनके विषयों का बंटवारा कर दिया गया। कौन से अधिनियम के तहत? 1919 वाले अधिनियम के तहत, कि अब केंद्र के कार्य तो ये होंगे और प्रांतों के कार्य ये होंगे। तो देखो, पहली विशेषता, केंद्र व प्रांतीय विषयों का बंटवारा किया गया। बढ़िया क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से अधिनियम के तहत केंद्र और प्रांतीय विषयों का क्या किया गया? बंटवारा किया गया। 1919 के अधिनियम से। अब हुआ क्या? देखो, बंटवारा किया गया तो क्या हुआ? तो उसमें अपन बात करते हैं प्रांतीय विषयों की। जो प्रांतीय विषय है, ये प्रांतीय विषय सौंपे गए। तो इसमें अपन कुछ बातें इसके अंतर्गत देखते हैं। नंबर 1, प्रांतीय जो विषय है, ये कार्य 2 भागों में बांटे गए। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। एक तो गवर्नर को दिया गया, और दूसरा गवर्नर कुछ विषय को प्रतिनिधियों को क्या कर दिया गया? हस्तांतरित कर दिया। इस कारण ये 2 में बटे, एक तो आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। मतलब अपन चर्चा करें कि प्रांतीय जो विषय है, प्रांतीय विषय गवर्नर को, प्रांतीय विषय को 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। तो प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा। तो देखो, 2 भाग कौन से हैं? एक तो आरक्षित विषय, एक तो कौन से विषय? आरक्षित विषय। और एक हस्तांतरित विषय।
बात मैं केंद्र की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं प्रांतीय विषयों की। देखो पहले तो इस अधिनियम के तहत हुआ क्या कि केंद्र और प्रांतीय विषयों को अलग अलग किया, लेकिन अब जो प्रांतीय विषय है इन प्रांतीय विषयों को भी कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। देखो ये प्रांतीय विषय दिए गए थे गवर्नर को, किसको दिए गए थे, गवर्नर को, लेकिन गवर्नर ने कुछ विषय क्या कर दिए, हस्तांतरित कर दिया। किनको हस्तांतरित कर दिया, प्रतिनिधियों को, जो प्रतिनिधि चुनकर आते थे उनको दे दिया, और कुछ विषय अपने पास रख लिए। तो जो विषय गवर्नर के पास हुआ करते थे वो तो थे आरक्षित विषय, और जो गवर्नर प्रतिनिधियों को हस्तांतरित कर दिया उन विषयों को कौन से विषय कहे गए, हस्तांतरित विषय। मतलब आरक्षित विषय ये तो थे किसके, गवर्नर, ये तो किसके पास थे भाई, गवर्नर के पास थे। और ये किसको दिए गए, ये प्रतिनिधियों को, प्रतिनिधियों को। याद रखना इस चीज को कि प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। मतलब प्रांतीय विषय गवर्नर को दिए गए थे, लेकिन गवर्नर ने कुछ विषय को प्रतिनिधियों को ट्रांसफर कर दिया, मतलब प्रतिनिधियों को हस्तांतरित कर दिया, प्रतिनिधियों को दे दिया वो विषय। इस कारण उन विषयों को तो हस्तांतरित विषय किया कहा गया, और जो विषय गवर्नर के पास रहे थे वो विषय कौन से हो गए, आरक्षित विषय। इस प्रकार से अगर मैं बात करूं तो 1919 के अधिनियम में प्रांतों में कौन से शासन की स्थापना हुई, द्वैध शासन की स्थापना हो गई भाई द्वैध शासन की। देखो कुछ विषय तो गवर्नर के पास और कुछ विषयों पर सारा काम, मतलब पूरा अधिकार किसका था, प्रतिनिधियों का। तो बोलो दोहरा शासन हुआ कि नहीं हुआ, तो बढ़िया क्वेश्चन बनता है। इसी अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन की क्या होती है, शुरुआत। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत होती है, प्रांतों में द्वैध शासन की क्या होती है, शुरुआत होती है। याद रखना इस चीज को कि प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया, इसलिए इस अधिनियम से अपन मानते हैं कि प्रांतों में कौन से शासन की स्थापना हुई, द्वैध शासन की स्थापना हुई। अगला 35 वाला अधिनियम पढ़ेंगे ना, तभी द्वैध शासन को उठा दिया जाएगा, और इसकी जगह प्रांतों में द्वैध शासन को उठाकर कहां पर द्वैध शासन की स्थापना की जाएगी, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की जाएगी, 35 वाले अधिनियम में होगी है। लेकिन याद रखना है कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कौन से अधिनियम से है, 1919 के अधिनियम से। याद रखना है, ठीक है ना। केंद्र और प्रांतीय विषय को बंटवारा किया गया 1919 के अधिनियम से। तो प्रांतीय विषयों को भी फिर 2 भागों में बांट दिया। प्रांतीय विषय वैसे गवर्नर को दिए गए थे, लेकिन गवर्नर ने कुछ विषय को प्रतिनिधियों को हस्तांतरित कर दिया, इस कारण उन विषयों को हस्तांतरित विषय कहा गया, ठीक है। और जो गवर्नर के पास जो विषय थे उनको कौन सा विषय कहा गया, उनको आरक्षित विषय के नाम से जाना गया। इस प्रकार प्रांतों में द्वैध शासन की क्या होती है, शुरुआत मानी जाती है। क्लियर। दूसरी विशेषता नंबर 2 की अगर मैं चर्चा करूं, विशेषता नंबर 2 की अगर विशेष करूं मैं, तो द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत की गई। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। बढ़िया क्वेश्चन बनता है। देखो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कौन से अधिनियम में हुई थी, 1852 वाला भारत परिषद अधिनियम था, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली थी। और यहां पर 1919 के अधिनियम में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की क्या कर दी, शुरुआत कर दी। दोनों बढ़िया प्रश्न बनते हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत की गई और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, मतलब द्विसदनात्मक, पहले एक ही सदन हुआ करता था, लेकिन अब द्विसदनात्मक व्यवस्था कर दी, 2 सदन बन गए केंद्र में, जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा है ना, वैसे। तो यहां पर पहली बार यही 2 सदन की व्यवस्था इस अधिनियम से स्टार्ट होती है। कौन से अधिनियम से, 1919 के अधिनियम से। 2 नंबर वाली विशेषता हो गई। यहां तक कोई समस्या? नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं अगली बात, 3 नंबर वाली विशेषता की अपन इधर चर्चा करते। नंबर 3, इस अधिनियम में स्वयं की प्रस्तावना थी। इस अधिनियम में क्या थी, स्वयं की प्रस्तावना थी। इस अधिनियम में स्वयं की प्रस्तावना थी, जिसमें पहली बार भारत में उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग इसी प्रस्तावना में किया गया, जिसमें
जिसमें पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। याद रखना है 1919 के अधिनियम में स्वयं की प्रस्तावना थी, जिसमें पहली बार इस प्रस्तावना में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? उत्तरदायी शासन शब्द का क्या किया गया? प्रयोग किया गया। याद रखना है जो प्रस्तावना, जो आज अपने संविधान में जो प्रस्तावना है, अपना संविधान बना था उसमें वो प्रस्तावना थी। पहली बार जो ये प्रस्तावना आई थी अंग्रेजों के समय आई थी, और अंग्रेजों ने पहली बार 1919 के अधिनियम में प्रस्तावना लाई थी, और यही प्रस्तावना है। इस प्रस्तावना में पहली बार क्या थी? उत्तरदायी शासन की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। नंबर 4 अगर विशेषता की अपन चर्चा करें तो नंबर 4 विशेषता अपन देख लेते। नंबर 4 विशेषता देखो इसमें क्या की? महिलाओं को पहली बार मत देने का क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। ये भी बढ़िया क्वेश्चन बनता है। महिलाओं को पहली बार मत देने का अधिकार दिया गया। यह भी बढ़िया क्वेश्चन बनता है। महिलाओं को पहली बार मत देने का अधिकार भी इस अधिनियम से मिला। मतलब इससे पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था, केवल पुरुषों को ही था, ठीक है। लेकिन इस अधिनियम में पहली बार महिलाओं को क्या देने का अधिकार मिला? मत देने का अधिकार मिला। नंबर 5 विशेषता देखो, शिक्षा, ठीक है, आय, शिक्षा है और आय है, इसके आधार पर कुछ लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया। शिक्षा है, आय के आधार पर कुछ, ठीक है, शिक्षा है, आय है, एक और आता है इसमें कर भी लिख सकते हैं, कर में भी है। शिक्षा, आय, कर के आधार पर कुछ लोगों को मत देने का अधिकार मिला। देखो सभी लोगों को मत देने का अधिकार नहीं था, वोट देने का। उन्हीं लोगों को था जो पढ़े लिखे थे, जिनकी आय बहुत ज्यादा थी। वो आय अभी देखते हैं 10,000 रुपए प्रति वर्ष जिसकी आय हुआ करती थी ना, वही व्यक्ति वोट दे सकता था। कर जो अंग्रेजों को टैक्स दिया करता था, वो लोग ही क्या दे सकते थे? वोट दे सकते थे। ऐसे लोग उस समय केवल 3% ही थे। याद रखना इस चीज को, मैं नोट लगा के ये चीज नीचे बता रहा हूं आपको। देखो आय की अगर मैं चर्चा करूं तो 10,000 रुपए प्रति वर्ष, मतलब 10,000 रुपए प्रति वर्ष आय जिन लोगों की हुआ करती थी, एक वर्ष में 10,000 रुपए जो आय हुआ करती थी, वही लोग क्या दे सकते थे? वोट दे सकते थे। और ऐसे लोग केवल और केवल कितने हुआ करते थे? 3% लोग ही हुआ करते थे। मतलब 3% लोगों को ही मत देने का अधिकार मिला था। ये बात भी आपको विशेष तौर से याद रखनी है, ठीक है। नंबर 6 विशेषता की अगर मैं चर्चा करूं तो नंबर 6 विशेषता यह है, इसमें यह कहा गया था कि इस अधिनियम की जांच करने के लिए 10 वर्ष के बाद में एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, और वो वैधानिक आयोग इस अधिनियम की जांच करेगा कि ये अधिनियम कितना मतलब सूटेबल रहा है यहाँ के लोगों के लिए, इसका विरोध हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें क्या कमी रही है, इसके क्या फायदे हुए हैं, इसकी जांच करेंगे। हम 10 वर्ष के बाद में एक आयोग का गठन करेंगे, और वो आयोग क्या करेगा? इसकी जांच करेगा। इसी अधिनियम में कह दी थी जब बना था उस समय। तो मतलब इस अधिनियम की जांच हेतु 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। याद रखना इस चीज को,
छठवीं नंबर की विशेषता क्या है कि इस अधिनियम की जांच हेतु 10 वर्ष बाद में एक वैधानिक आयोग का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा, और वो आयोग इसकी क्या करेगा, जांच करेगा। साहब ये 6 विशेषता है। तो 10 वर्ष बाद में अगर वैधानिक आयोग बनेगा तो इसका मतलब ये 19 में है, तो 29-30 में आयोग बनेगा, फिर वो जांच करेगा कि ये 10 वर्ष में इस अधिनियम के कितने फायदे और कितने नुकसान हुए, कितने भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया, क्या किया, वो करेंगे। तो देखो क्या होता है वो अपन स्टोरी देखते हैं, एक बार इसका दोहरान कर लेते हैं। 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसको मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसको मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि इस समय भारत के मांटेग्यू भारत सचिव हुआ करते थे, चेम्सफोर्ड वाइसराय हुआ करते थे। दोनों लोगों की प्रयास से 1919 का अधिनियम लाया गया, और यह अधिनियम भारत में कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 1921 को लागू हुआ। इसका मतलब ये लागू होने के 10 वर्ष के अंदर तो 31 में कोई आयोग बनेगा। पहली विशेषता देखो इसमें क्या की गई कि केंद्र व प्रांतीय विषयों का बंटवारा किया गया। केंद्र व प्रांतीय विषयों का क्या किया गया, बंटवारा किया गया। और जो प्रांतीय विषय है वो गवर्नर को दिए गए थे। किसको दिए गए थे, गवर्नर को। फिर गवर्नर ने क्या किया, कुछ विषय हस्तांतरित कर दिए, और वो विषय किनको हस्तांतरित कर दिए, प्रतिनिधियों को हस्तांतरित कर दिए। उन विषयों को किस नाम से जाना जाने लगा, हस्तांतरित विषय। और जो गवर्नर के पास जो विषय रहे उनको कौन से विषय कहने लगे, आरक्षित विषय। ठीक है, इस प्रकार इस अधिनियम से कौन से शासन की शुरुआत होती है, द्वैध शासन की शुरुआत। लेकिन किसमें, प्रांतों में। मतलब इस अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन की क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है, केंद्र में नहीं। केंद्र में अगर पूछना है तो 35 वाला आएगा। यहां पर आपको पूछेगा कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कौन से अधिनियम से होती है, 1919 के अधिनियम से। क्लियर, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत की गई। मतलब 2 सदन बनाए गए, एक विधानसभा और एक राज्य परिषद। जो उस विधानसभा को आज अपन सेंटर में लोकसभा बोलते हैं, और राज्य परिषद को अपन राज्यसभा बोल सकते हैं। ऐसे 2 सदनीय व्यवस्था स्टार्ट की गई, और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की क्या की गई, शुरुआत की गई। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली तो आप जानते होंगे। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली वो होती है जिसमें डायरेक्ट जनता वोट देती है किसी भी प्रतिनिधि को, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होती है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली वो होती है कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि अगर किसको चुने तो वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होती है। क्लियर, याद रखना है। 2 नंबर विशेषता। नंबर 3 विशेषता, इस अधिनियम में स्वयं की क्या थी, प्रस्तावना थी। 1919 के अधिनियम की खुद की एक प्रस्तावना थी, और उस प्रस्तावना में पहली बार कौन से शब्द का प्रयोग किया गया, उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। नंबर 4 विशेषता, पहली बार महिलाओं को वोट देने का क्या मिला, अधिकार मिला। इससे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं हुआ करता था, लेकिन इस अधिनियम में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। और भारत में जितने भी लोग थे सब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, कुछ गिने चुने व्यक्तियों को ही वोट देने का अधिकार मिला था। और वो किस आधार पर, शिक्षा, आय और कर के आधार पर कुछ लोगों को मत देने का अधिकार मिला। जो पढ़े लिखे लोग थे वो वोट दे सकते थे। आय जिनकी प्रति वर्ष जिनकी आय 10,000 से ज्यादा हुआ करती थी वो वोट दे सकते थे। और जो अंग्रेजों को क्या देते थे, टैक्स देते थे, वो लोग क्या दे सकते थे, वोट दे सकते थे। और ऐसे लोग केवल और केवल कितने थे, 3%। इसका मतलब भारत में 3% लोग ही क्या दे सकते थे, वोट दे सकते थे। बोलो कहाँ वोट, अरे जब विधान परिषद में सदस्य चुनकर जाते थे ना, इनको वोट तो देना ही था ना, तो ये 3% लोग ही वोट देते थे। क्लियर, बाकी के वो लोग नहीं। नंबर 6 विशेषता, इस अधिनियम की जांच हेतु 10 वर्ष बाद में एक क्या बनेगा, एक कानूनी आयोग बनाया जाएगा। और वो आयोग जांच करेगा कि ये अधिनियम इन 10 वर्षों में भारत के लोगों पर कितना काम किया, कितने लोग इनका विरोध करते हैं, कितने लोग इसके पक्ष में है, इसकी क्या प्रतिक्रिया रही, ये कितना अपने भारत पर कैसा लगा, ये उसकी जांच करेंगे। और वो जांच करेगा एक आयोग। लेकिन हुआ क्या, 10 वर्ष के बाद में होना था ना, इसका मतलब 21 में लागू हुआ तो 30 या 31 में ये आयोग बनना था ना, लेकिन ये आयोग 27 में ही बनाना पड़ा अंग्रेजों को। बोले ये क्या हुआ, 10 वर्ष से पहले ही इतनी जल्दी क्यों विरोध होने लग गया इस आयोग का। इसके बाद में 1922 में चौराचारी कांड का नाम सुना होगा, जो गोरखपुर में हुआ था। ऐसे बहुत से कांड होने लगे, बहुत विरोध हो गया भारत में, जगह जगह पर इस अधिनियम का क्या हुआ, विरोध हुआ। भारत के लोगों ने इसका विरोध किया, ये जो अधिनियम लाया गया ये गलत है भारत के लिए। तो साहब अंग्रेजों को इस चीज का पता चला कि ये अधिनियम भारतीय लोग बहुत ज्यादा इसका विरोध कर रहे हैं, तो हमारे को जल्दी से जल्दी आयोग लाना पड़ेगा, और उस आयोग से हम जांच करवाएंगे कि इसमें से क्या कमी रह गई,
जिस कारण इतना विरोध हो रहा है भारत में। तो वो आयोग कौन सा है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। आपने सुना होगा साइमन कमीशन का नाम, जिसको श्वेत आयोग के नाम से भी जानते हैं। देख लेते हैं, अब एक स्टोरी है उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखो साहब, तो सुनना भाई, इस अधिनियम में क्या बात लिखी गई थी कि 10 वर्ष बाद में इस अधिनियम की जांच करने के लिए एक वैधानिक आयोग गठित किया जाएगा, वो उसकी जांच करेगा। लेकिन क्या हुआ साहब, 10 वर्ष से पहले ही आयोग गठन किया गया आयोग का। बोलो क्यों? क्योंकि इस अधिनियम की भारत में क्या होने लग गया, विरोध करने लग गए, बहुत दंगे फसाद होने गए। इस कारण 1927 में, सुनना इस स्टोरी को, 1927 में एक सर साइमन, एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम क्या था, सर साइमन। सर साइमन की अध्यक्षता में, इसकी अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, सर साइमन की अध्यक्षता में कितना सदस्य, 7 सदस्य। कितना सदस्य, 7 सदस्य। कितने सदस्य थे इसमें, 7 सदस्य थे। सर साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्य एक आयोग बना। उस आयोग का नाम क्या था, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन आयोग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है यहां से। जब इस अधिनियम का विरोध हुआ तो अंग्रेजों ने 27 में ही, 1927 में वहां ब्रिटेन में सर साइमन नामक अंग्रेज अधिकारी की अध्यक्षता में 7 लोगों की, मतलब 7 सदस्यीय सर साइमन कमीशन आयोग का क्या किया, गठन किया। और इसको साहब श्वेत आयोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, श्वेत आयोग भी कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है, श्वेत आयोग। बोले सर श्वेत आयोग क्यों कहते हैं इसको, इसमें जितने भी 7 के 7 लोग थे ना, वो 7 के 7 लोग कौन थे, अंग्रेज थे। और आप सबको पता है अंग्रेज सफेद थे, तो इसी कारण इसको श्वेत आयोग के नाम से भी जानने लगी। साइमन कमीशन आयोग 27 में तो इसका गठन हुआ लंदन में, ब्रिटेन में, और इसको भारत भेजा गया। अरे भारत ही तो आएगा ना, किसकी जांच करेगा, 1919 के अधिनियम की। इसकी जांच करने के लिए आएगा तो भारत ही आएगा, क्योंकि भारत में इसका विरोध हो रहा था। यहाँ अगर ये जांच करेगा कि इसका विरोध क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, इसमें ऐसी कौन सी कमियां रह गई, तो उनको दूर करेंगे, तो यहाँ पर आएंगे तभी तो होगा। तो ये साहब 1928 में भारत आया, और ये बम्बई में आया सबसे पहले। कहाँ पर आया, बम्बई में। 1928 में जो साइमन कमीशन जो आयोग है, ये 28 में बम्बई आया, और यहाँ आकर इसने क्या की, जांच शुरू की। आते ही इस आयोग का विरोध शुरू हो गया भारत में। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे। आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में ये चीज़ चलती है, साइमन गो बैक। लाला लाजपत राय का नाम सुना होगा, जिसने लाला लाजपत राय ने बहुत ज़बरदस्त इसका विरोध किया था, और यह भारत में इसके नारे लगे थे कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। बोलो क्यों, कि साइमन कमीशन वापस जाइए इंग्लैंड। बोले क्यों, क्योंकि इसमें सभी के सभी लोग कौन थे, अंग्रेज थे। तो बताओ ये निष्पक्ष जांच थोड़ी करेगा, ये तो अपने पक्ष में करेगा। भारतीय लोगों की ये मांग थी कि इसमें भारतीय लोगों को भी आप शामिल करो, इस साइमन कमीशन में। आप साइमन कमीशन में भारतीय लोगों को भी शामिल करो, आप लोग सभी के सभी अंग्रेज क्यों इसमें। लेकिन जब यहाँ के लोगों ने ये कहा कि भारतीय लोगों को भी शामिल करो, तो साहब उस समय यहाँ पे इन अंग्रेजों ने ये कहा कि आप स्वयं अपनी लड़ाई तो मिटा लो, उसके बाद में आप दूसरे की लड़ाई मिटाना है, आप फिर बाद में इस आयोग में आप शामिल होना। क्योंकि इस समय गांधी जी और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था, उन दोनों के बीच में भी विवाद चल रहा था। क्योंकि जो दलित समुदाय थे ना, उन दलित समुदायों को भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल करना चाहता था अंबेडकर, और गांधी जी शामिल नहीं करना चाहता था। तो गांधी जी और अंबेडकर के मध्य विवाद चल रहा था। तो ये देखते हुए अंग्रेजों ने कहा कि आप स्वयं ही नहीं समझ रहे, पहले आप स्वयं तो एक हो, उसके बाद में आपको इसमें शामिल किया जाएगा। इस कारण भारतीय लोगों का कुछ माइनस पॉइंट भी थे, यहाँ के लोग एक नहीं हुआ करते थे। देखो इसमें क्या हुआ। तो 1928 में जब बम्बई आया तो इसका विरोध भी खूब हुआ। अब इसने साहब जांच की, तो साइमन कमीशन जो आयोग है, इसने यहाँ पर जांच की इस अधिनियम की, और जांच करके इसने कुछ घोषणा की कि साहब इसमें क्या क्या होनी चाहिए। तो क्या घोषणा की, नंबर 1, यहाँ से जांच की इसने, और जांच करके ये 1930 के लगभग, यह 1929 के लगभग, 1929 और 30 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। किसने, साइमन कमीशन आयोग ने। यहाँ से जांच की इसने, इसमें क्या कमियां थी, उन कमियों को ये ढूंढ कर ले गए यहाँ से, और 1929 में जाकर वहाँ ब्रिटेन में जो ब्रिटिश संसद है ना, उस ब्रिटिश संसद के सामने अपनी रिपोर्ट सौंपी। किसने, साइमन कमीशन आयोग ने। और अपनी रिपोर्ट में इसने क्या सिफारिश की कि क्या कमी है, इसमें क्या सुधार होना चाहिए। इसने कहा
कि एक तो जो प्रांतों में द्वैध शासन है ना, हुआ था इसमें प्रांतों में द्वैध शासन, कि प्रांतों में द्वैध शासन को क्या कर दिया जाए, समाप्त किया जाए। जो प्रांतों में द्वैध शासन है, प्रांतों में द्वैध शासन को क्या किया जाए, द्वैध शासन को समाप्त किया जाए। क्या किया जाए भाई, समाप्त किया जाए। एक सिफारिश तो इसने ये की थी। साइमन कमीशन ने दूसरी जो सिफारिश की थी वो क्या की थी, सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली थी ना, वो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की क्या की जाए, उसको बढ़ाया जाए, मतलब उसको शुरू रखा जाए, उसको बंद नहीं किया जाए। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बंद नहीं किया जाए, नहीं किया जाए। एक सिफारिश ये की थी इसने। 3 नंबर की सिफारिश ने की, इसका मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बंद नहीं किया जाए, इसका मतलब इनका क्या था कि इसको बढ़ाया जाए और बढ़ाया जाए। अरे सुनना, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कौन से अधिनियम से मानते हैं, 1909 के अधिनियम से। पहली बार मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी 1909 वाले अधिनियम में। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना, इसके एक विशेषता में एक विशेषता और भी भूल गए, उसको मैं बता देता हूँ यहाँ पर। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया था इस अधिनियम में। बोले सर पहले तो 1909 वाले अधिनियम में तो केवल मुसलमानों के लिए थी, लेकिन 1919 के अधिनियम में देखो किन किन को और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया गया। एक तो सिखों को किया गया, किनको किया गया, सिखों को। एक जो यूरोपीय थे ना अंग्रेज यहाँ पर, उन यूरोपियों को किया गया, ठीक है। और एक जो आंग्ल भारतीय थे ना, उन आंग्ल भारतीयों को शामिल किया गया। किनको किया गया, आंग्ल भारतीयों को। और एक जो भारतीय ईसाई, कौन से ईसाई, भारतीय ईसाई। देखो अंग्रेज इंग्लैंड में ज़्यादा ईसाई थे, लेकिन कुछ ईसाई जो भारत रहते थे यहाँ पर, उन भारतीय ईसाई। तो याद रखना 1919 के अधिनियम में सिख, यूरोपीय, आंग्ल भारतीय और भारतीय ईसाई, इनको भी क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। किसमें, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में, ठीक है। तो साहब इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बंद नहीं किया जाए, बल्कि इसको क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। ये सिफारिश की थी इसने। तो देखो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में आपको याद रखना क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्न में से किनको 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन देगा आपको, 4 ऑप्शन देगा। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से किस समुदाय को 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल नहीं किया गया था। नंबर 1 सिख, नंबर 2 ऑप्शन देगा आपको आंग्ल भारतीय, नंबर 3 ऑप्शन देगा भारतीय ईसाई, और नंबर 4 देगा आपको मुस्लिम। क्या बताओगे भाई, मुस्लिम। अरे मुस्लिम को इसमें थोड़ी किया गया था, 1909 वाले अधिनियम में किया गया था उसको। ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, निम्न में से कौन से समुदाय को 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया गया। ऑप्शन ए सिख, ऑप्शन बी यूरोपीय, ऑप्शन सी भारतीय ईसाई, और ऑप्शन डी सभी। आप क्या करोगे भाई, सभी करोगे, तीनों को किया गया। अरे वैसे तो आंग्ल भारतीय, लेकिन ऑप्शन में आपको 3 है तो तीनों को करना है। क्लियर, ये बात आपको विशेष तौर से याद रखनी है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को क्या नहीं किया जाए, बंद नहीं किया जाए। दूसरी तीसरी इसने सिफारिश क्या की गई थी कि ब्रिटिश भारत व देसी रियासतों, देसी रियासतों का एक क्या बनना चाहिए, एक संघ बनाना चाहिए, एक संघ बनाना चाहिए। आपको पता है अंग्रेजों के समय अपना भारत 2 भागों में बटा हुआ था मुख्य रूप से, एक तो ब्रिटिश भारत और एक देसी रियासत। मतलब देसी रियासत वाला भारत एक तो, और एक ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत जिन पर अंग्रेजों का अधिकार था वो भारत तो ब्रिटिश भारत हो गया, और देसी रियासत जहाँ पर राजाओं का अधिकार था वो था देसी रियासत भारत। तो इसने क्या किया, इसने सिफारिश क्या की साइमन कमीशन ने कि भाई ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों का एक संघ बनाओ,
एक शामिल करो इनको एक जगह, अलग अलग नहीं होना चाहिए, इनका एक संघ बना लिया जाए। ये 3 सिफारिश की थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि साइमन कमीशन ने ब्रिटिश संसद के सामने अपनी 3 सिफारिशें, मतलब 3 घोषणाएं की थी कि ये होना चाहिए कि एक तो प्रांतों में जो द्वैध शासन है उसको समाप्त कर दिया जाए, एक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बढ़ावा दिया जाए, मतलब इसको बंद नहीं किया जाए बल्कि बढ़ावा दिया जाए, और ब्रिटिश भारत व देशी रियासतों का एक क्या बनना चाहिए, संघ बनना चाहिए। ये इसने सिफारिश की साहब। अब क्या होता है, वह संसद के सामने इस साइमन कमीशन ने, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट रख दी। तो साहब इस रिपोर्ट के बारे इसके सामने इसमें चर्चा होगी, इस पर तो चर्चा होगी तो अकेले अंग्रेजी थोड़ी करेंगे, भारतीय लोगों को भी तो बुलाया जाएगा ना, यहाँ के राजाओं को भी तो बुलाया जाएगा ना, क्योंकि ये चीज़ लागू होगी तो भारत पर लागू होगी। तो कोई ऐसे थोड़ी है कि अकेली ब्रिटिश संसद ही कर देगी, नहीं साहब। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए साहब 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए लंदन में। समझा होगा, कबड्डी पढ़ा होगा आपने कभी। तो साहब इस पर चर्चा करने के लिए, इन पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 3 गोलमेज सम्मेलन बुलवाए। कितने गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए। और ये 3 गोलमेज सम्मेलन कहाँ बुलाए, लंदन में बुलाए साहब। कहाँ पर बुलाए, लंदन में। ये बुलाए एक तो 1930 में, एक 1931 में, एक 1932 में। साइमन कमीशन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए, साइमन कमीशन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश संसद ने लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन बुलवाए, एक 30 में, एक 31 में और एक 1932 में। और ये गोलमेज सम्मेलन पर चर्चा करने के लिए इस पर कौन कौन जाएंगे, इसमें कौन कौन शामिल होंगे, तो एक तो होंगे ब्रिटिश भारत, होंगे अपने भारत में, यहाँ पर जो ब्रिटिश भारत था, तो इसमें एक तो ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत से लोग जाएंगे, ब्रिटिश भारत के सदस्य जाएंगे, एक देशी रियासत जाएंगी, देशी रियासत, जो देशी रियासत से जो राजा होते थे ना वो होंगे, और एक अंग्रेज होंगे साहब उसमें शामिल, जो ब्रिटिश थे वो शामिल होंगे। तो ब्रिटिश भारत के सदस्य, देशी रियासत के जो राजा थे वो, और अंग्रेज, ये तीनों इसमें शामिल होंगे साहब। तो याद रखना है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल होने वाला जो BR अम्बेडकर है ना, कौन, BR अम्बेडकर, याद रखना है BR अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। कितने में, तीनों में। 30 वाले में भी भाग लिया था, 31 वाले में भाग लिया था और 32 वाले में भी भाग लिया था। याद रखना है भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। फिर बात करते हैं कि सर कांग्रेस की तरफ से कौन गया था, गांधी जी गया था। और गांधी जी पहले सम्मेलन में नहीं गया था, कौन से वाले में गया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जो 31 में हुआ था ना द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गया था। तो याद रखना कि कांग्रेस की तरफ से, मतलब कांग्रेस का प्रतिनिधि जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया वो कौन था, गांधी जी। याद रखना है। अब क्या हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। बोले क्यों असफल रहा, क्योंकि इसमें भीमराव अंबेडकर भी चला गया और गांधी जी भी चला गया। वहां पर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी दोनों के मध्य विवाद हो गया। भीमराव अंबेडकर क्या करना चाहता था, जो दलित होते थे ना, क्योंकि दलितों का मसला तो था ये, तो भीमराव अंबेडकर दलितों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल करना चाहता था कि दलितों को के लिए भी अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए। बल्कि गांधी जी ने इसका क्या किया, विरोध किया कि नहीं, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में दलितों को शामिल नहीं होने चाहिए, बल्कि भीमराव अंबेडकर शामिल करना चाहता। इस कारण इन दोनों के मध्य क्या हो गया, विरोध हो गया। वहां पर गोलमेज सम्मेलन में इन दोनों के मध्य विवाद हो गया, तो साहब वहां से गांधी जी इस गोलमेज सम्मेलन से उठकर आ गए। तो साहब वो गोलमेज सम्मेलन क्या रहा, असफल रहा। याद रखना इस चीज को। फिर बात करते हैं, पहले सर दलितों को 1935 वाले अधिनियम में शामिल किया कि दलितों को भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया था साहब। तो हुआ क्या, दिसंबर 1932 की बात है। दिसंबर 1932 में अंग्रेजों ने एक पंचाट जारी किया, सांप्रदायिक पंचाट। क्या किया, सांप्रदायिक पंचाट। ये सांप्रदायिक पंचाट जारी करके और दलितों को किसमें शामिल कर लिया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में क्या किया, शामिल किया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल कर लिया। बढ़िया क्वेश्चन बनता है यहां से कि अंग्रेजों ने कौन सा पंचाट जारी करके दलितों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया, तो आपको बताना है दिसंबर 1932 में, लगभग दिसंबर 1932 में अंग्रेजों ने एक सांप्रदायिक
पंचाट जारी करके दलितों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में क्या किया गया, शामिल किया गया। क्लियर, याद रखना इस चीज को। फिर एक चर्चा और याद रखनी है, 1932 में गांधी जी के मध्य, किसके, गांधी जी व अंबेडकर, गांधी जी व अंबेडकर दोनों के मध्य क्या हुआ, पूना पैक्ट, एक समझौता हुआ था। क्या हुआ था भाई, पूना पैक्ट, ये एक समझौता हुआ था 32 में। और इसी पूना पैक्ट समझौते के तहत जो दलित है, इन दलितों को क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया। तो याद रखना है कि दलितों को आरक्षण कौन से समझौते के तहत मिला था, पूना पैक्ट के मध्य के तहत। पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था, 32 में। किन के मध्य हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर के मध्य हुआ था। ये बात आपको विशेष तौर से याद रखनी है। अब क्या हुआ, इसकी जो ये सिफारिशें थी 1900, इस साइमन कमीशन आयोग की जो सिफारिशें थी, इनको लागू करने के लिए इनके कुछ जो सिफारिशें थी, इसकी कुछ घोषणाएं थी, उनको कौन से अधिनियम में फिर लागू किया गया, 35 वाला अधिनियम आएगा आगे, 35 वाला अधिनियम। तो इसकी कुछ चीज़ें हैं, उनको 35 वाले अधिनियम में लागू किया। जैसे देखो, प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त कर देंगे 35 वाले अधिनियम में। सांप्रदाय निर्वाचन प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा, दलित इनके लिए भी सांप्रदाय निर्वाचन प्रणाली आ जाएगी, ठीक है ना। और ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों के लिए एक संघ भी बनाया जाएगा, लेकिन वो संघ क्या रहेगा, असफल रहेगा। क्यों, क्योंकि उसमें देसी रियासतों के राजा है ना, वो भाग नहीं लेंगे, इस कारण वो संघ क्या होगा, असफल होगा। ये होगा, ये सारी चीज़ों को लागू करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया जाएगा, 35 वाला अधिनियम में लाया जाएगा। ये बात भी आपको थोड़ी सी याद रखनी है, ठीक है। ये वाली स्टोरी अच्छी तरीके से समझ में आई। अगली बात करते हैं, 1928 में एक रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट। कब की बात कर रहा हूं मैं, 1928 की। पंडित मोतीलाल जो नेहरू है ना, इस पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1928 में एक रिपोर्ट लाई, और उस रिपोर्ट का नाम था 1928 में एक रिपोर्ट थी, उसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट। ये नेहरू रिपोर्ट पंडित मोतीलाल नेहरू ने लाई थी, मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू ने। तो पंडित मोतीलाल नेहरू है, इस पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट लाई। इस नेहरू रिपोर्ट में क्या थी कि पहली बार किसी भारतीय द्वारा संविधान निर्माण का कदम उठाया गया। तो वो कौन से रिपोर्ट में उठाया गया, नेहरू रिपोर्ट में। तो किसी भारतीय द्वारा पहली बार संविधान निर्माण का कदम उठाया गया, वो पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा कौन सी रिपोर्ट में उठाया गया, नेहरू रिपोर्ट में उठाया गया, ठीक है। ये बात भी आपको थोड़ी सी याद रख लेनी है। दूसरी बात करते हैं, मोहम्मद अली जो जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना, इसने भी 14 सूत्री मांग जारी की थी। क्या की थी, 14 सूत्री मांग, 14 सूत्री मांग पत्र जारी की थी, वो मोहम्मद अली जिन्ना ने जारी की थी 1929 में। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना। अगला फैक्ट यहां से क्या बनता है, लाहौर अधिवेशन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कांग्रेस पार्टी का कौन सा अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन। ये हुआ था किसकी अध्यक्षता में, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। और इसमें लाहौर अधिवेशन में किसकी मांग रखी गई, पूर्ण स्वराज्य। किसकी मांग रखी गई, पूर्ण स्वराज्य की। और दूसरी मांग रखी गई कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी को, प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए, ठीक है ना, कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और पूर्ण स्वराज की क्या होगी, मांग की गई। ये दोनों मांग की गई इसमें, ठीक है ना, याद रखना है। ये 1919 का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें मांग की गई। और पहली बार 26 जनवरी को पहली बार 26 जनवरी को क्या मनाया गया, और वो 26 जनवरी 1930 की बात है। पहली बार 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस पार्टी ने, ठीक है, यहां ऊपर देख लेना,
26 जनवरी 1930 को कांग्रेस पार्टी ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ये आपको याद रखना है। तो ये इसमें कौन से में रखा गया, लाहौर अधिवेशन में रखा गया, ये आपको थोड़ा सा याद रखना। 1929 में लाहौर अधिवेशन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रखा गया, इसमें 2 मांगे थी, पूर्ण स्वराज की और 26 जनवरी को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाए, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए। और पहली बार 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया, कांग्रेस पार्टी के द्वारा मनाया। ये हमारा 1919 का जो अधिनियम है, इसके तहत ये बाद वाली कुछ स्टोरी आपको याद रखनी। वैसे ये भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन होता है उसमें पढ़ाई जाती है ये चीज़, लेकिन फिर भी आपको इसमें टच में याद रखनी है ये चीज़ें। अब आएगा 1935 का अधिनियम, और 35 के अधिनियम में ये जो साइमन कमीशन ने जो ये घोषणा की थी, ये रिपोर्ट रखी थी ब्रिटिश संसद के सामने, इनके पर चर्चा होगी। इस अधिनियम में इनको लागू किया जाएगा और उठाया जाएगा, ये इसी के तहत होगा, 35 वाले अधिनियम के तहत। तो 35 वाला अधिनियम अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।